यस। बोलना बेटा, एक बार बोलना बस मैम को, जहाँ लगे ना कि मैम फास्ट हो रहे हैं, वो जस्ट एक बार बोल देना कि मैम आप फास्ट हो रहे हो। Good, good evening, students. I am K. Krishna, faculty of SK and Target. So today we are going to. Good evening, students. So today we are going to start Rabindranath Tagore. We all know that he is a great personality, and he is also known as Gurudev. So today we are going to start Rabindranath Tagore and his whole work and his own. Today we will deal the whole personality of Rabindranath Tagore. So first we are going to start with the biography. So as we know that रविन्द्रनाथ टैगोर की जब हम बात करते हैं, उनके जैसे ही उनका नाम आता है तो आप नेट पे देखोगे कि FRAS लिखा हुआ था। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FRAS? FRAS का मतलब होता है फेलो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। एक्चुअली इंग्लैंड में जो है एक सोसाइटी है जिसमें जो है जो कुछ ग्रेट लोग हैं, जो जितने भी वर्ल्ड के जो ग्रेट लोग हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में कुछ बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, उनको जो है उस सोसाइटी में जो है रखा गया है, उन ग्रेट लोगों की फहरिस्त में उनको रखा गया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ऑल्सो कम्स इन दैट सोसाइटी। तो उनके नाम के आगे जो है हमें FRAS मिलता है लिखने के लिए, ठीक है ना। तो ही वॉज बोर्न इन 1861 एंड ही डाइड इन 1941। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ही वॉज अ कॉलोनियल राइटर। जब मैंने मॉडर्न एज पढ़ाया था तो आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि व्हाट आर द कॉलोनियल राइटर्स। जो राइटर्स उस जिन्होंने उस वक्त लिखा जब इंडिया जो है गुलाम था, नॉट ओनली इंडिया, जब कोई भी कंट्री किसी इंग्लैंड का जब गुलाम था, उस वक्त जो भी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, उस लिटरेचर को जो हम लोग क्या कहते हैं, कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं। तो ये भी जो है ही वॉज ऑल्सो अ कॉलोनियल राइटर। तुम लोगों को जितने भी हिस्ट्री के लोग हैं उन लोगों को पता होगा कि उस वक्त जब इंडिया जब गुलाम था, उस वक्त इंडिया का सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल कंडीशन क्या था। अगर आप उस स्थिति को समझ पाते हैं तो आप बहुत हद तक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के वर्क को और उनकी आइडियोलॉजी को समझ पाएंगे। उनको जो है गुरुदेव भी कहा जाता है। क्यों उनको उनको गुरुदेव का जो टाइटल है वो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने जो है उनको, हाँ, गांधी जी ने जो है उनको गुरुदेव का टाइटल दिया था। और वो जो है बंगाली पोएट थे, और उनको जो है जिस तरीके से शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है, ठीक उसी तरीके से इनको बार्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, ठीक है। इनका जो सबसे ग्रेट वर्क है दैट इज गीतांजलि, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ था ये जो बंगला में जो गीतांजलि है, इट वॉज पब्लिश इन 1910, और जो इंग्लिश में जो उसका ट्रांसलेशन है वो 1912 में आया। ये बहुत ही ग्रेट वर्क था, और इसको नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि इसको जो है अप्रिशिएट किया गया है आउट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के बाहर भी इसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है, ठीक है। और इस वर्क के लिए ये 1912 में लिखा गया था, और इस वर्क के लिए उनको जो है नोबेल प्राइज मिला। ही गॉट अ नोबेल प्राइज for Gitanjali in 1913. He was not only the first Indian, he was also a first Asian or a first non-European writer who got a Nobel Prize for Literature. Uh, who got a Nobel Prize for Literature in 1913. ये फर्स्ट पैराग्राफ का जो पूरा मैंने आपको बता दिया है। और वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव पोएट थे, नेचुरलिस्ट पोएट थे, और जो है ये पैट्रियोटिज्म के बारे में लिखते थे, और ये जो है बहुत ही डिवाइन काइंड के पोएट थे। अब अगर तुम गीतांजलि को देखोगे तो गीतांजलि में जो है वी फाइंड अ काइंड ऑफ अ कनेक्शन। वो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं बिटवीन अ ह्यूमन काइंड और बिटवीन अ गॉड। सो जस्ट स्टूडेंट्स गिव मी 5 minutes. Students, I come back. Good evening students, am I audible? स्टार्ट करें ना। सो रविन्द्रनाथ टैगोर, हाँ हाँ, पहला पैराग्राफ मैं पढ़ देती हूँ, अब मुझे बताना अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो। रविन्द्रनाथ टैगोर FRAS, फेलो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, अबाउट द साउंड लिस्ट, बोर्न इन
उन्हें उन्हें जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर कहा जाता है। बाद में इनको जो है लोग रविन्द्रनाथ टैगोर बोलने लगे, बट इनको जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है, ठीक है। ही वॉज बोर्न इन 7 May 1861 एंड डाइड इन 7 August 1948। सौरभिक गुरुदेव काबरी was a Bengali poet, writer, composer, philosopher, social reformer and painter। ये जो है बहुत मतलब इनका जो प्रोफेशन था, बहुत सारे प्रोफेशन, he was a poet, he was a novelist। बेसिकली वो अपने आप को पोएट ही मानते थे, बट वो पोएट भी थे, वो नॉवेलिस्ट भी थे, वो शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, वो एसेइस्ट भी थे, वो ड्रामेटिस्ट भी थे, उन्होंने प्लेज भी लिखा है, और उसके अलावा वो पेंटर भी थे, वो कंपोजर भी थे, वो सॉन्ग राइटर भी थे, और वो फाउंडर भी थे कृष्णा निकेतन के। तो वो जो है ही हैज़ उन्होंने बहुत सारे जगहों पर और बहुत अलग अलग तरह के जो है काम किए हैं। He reshapes Bengali literature and music as well as Indian art with context to modernism in the late 19th and the 20th century. Author of the profound, sensitive, fresh beauty verses. Gitanjali, he had become 1913 first non-European as well as the first lyricist to win the Nobel Prize in Literature. Tagore's poetic songs were viewed as a spiritual and miraculous. However, his elegant prose and magical poetry remained largely unknown outside the Bengal. He is sometimes referred as a bard of Bengal। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो रिफॉर्मर भी थे। अब वो रिफॉर्मर, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थे, बहुत ही नोबल फैमिली से थे, ब्राह्मण परिवार से थे, और इनके जो दादाजी थे उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि राजा राम मोहन राय से था। तो राजा राम मोहन राय के बारे में आप लोग जानते हैं कि ही वॉज द हार्बेंजर ऑफ मॉडर्न रेनासा, ठीक है। इसके बारे में उनके बारे में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये भी कहा है कि ही वॉज द हार्बेंजर ऑफ इंडियन रेनासा, उनको कहा है। तो इनका जो कनेक्शन था, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर का जो फैमिली का कनेक्शन था, वो कहीं ना कहीं जो है राजा राम मोहन राय से था। तो ये जो सोशल रिफॉर्म की जो प्रवृत्ति थी और ये जो आइडियोलॉजी जो इनमें आई थी, वो एंसेस्टर टू एंसेस्टर ट्रांसफॉर्म हुई थी। ये लोग 13 भाई बहन थे, और अगर तुम इनका एजुकेशनल, अगर इनके फैमिली का बैकग्राउंड देखोगे तो तुम पाओगे कि इनके जितने भी भाई बहन थे, या तो कोई पोएट था, या तो कोई ड्रामेटिस्ट था, या तो मतलब सब काफी ही, मतलब उसको बोला जाए तो बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही एस्थेटिक टाइप के लोग थे, काफी पढ़े लिखे, बहुत अमीर, बहुत अच्छे घराने से बिलोंग करते थे। यानी कि इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई थी वो काफी अच्छी हुई थी, काफी संस्कारी परिवार से थे। टैगोर मॉडर्नाइज बंगाली art by sprung the rigid classic form and restrained the linguistics structures. His novels, stories, songs, dance, drama and essays spoke to the topic political and personal। गीतांजलि, जिसको हम लोग सॉन्ग ऑफरिंग भी कहते हैं, गीतांजलि, अगर तुम इसको डिवाइड करोगे, गीता मतलब होता है सॉन्ग, और अंजलि मीन्स होता है ऑफर करना। तो ये सॉन्ग किसको ऑफर कर रहे हैं? वो गॉड को सॉन्ग ऑफर कर रहे हैं। और उसके अलावा उनका एक बहुत ही फेमस वर्क है, दैट इज अ गोरा। गोरा इज अ नॉवल। घर बाहर, द वर्ल्ड एंड द होम एंड द वर्ल्ड, ये भी उनका बहुत ही फेमस वर्क है। आर हिज बेस्ट नोन वर्क्स एंड अ शॉर्ट स्टोरी एंड नॉवेल्स, ये सारे जो वर्क्स हैं उनके बहुत ही फेमस वर्क्स हैं। उनके फेमस वर्क्स में आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन उनका फेमस वर्क है, तो आप याद रखिएगा गोरा, उसका घर बाहर, और उसके बाद जो है काबुली वाला, शॉर्ट स्टोरी है काबुली वाला, ये भी बहुत ही फेमस वर्क है। तो ये कुछ ऐसे वर्क्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। दूसरी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात उनके बारे में यह है कि ये दुनिया के पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने 2 देशों के लिए नेशनल एंथम लिखा था। पहला उन्होंने इंडिया के लिए नेशनल एंथम लिखा था। हाँ, यस माय डियर, मैंने आपको अभी मैंने आपको क्या बोला था कि मैंने जो ये नोट्स बनाया है, ये नोट्स जो मैंने बनाया है, आपको ये जो पूरा आज एक क्लास चलेगा, एक दिन और क्लास चलेगा, तो ये पूरा नोट्स जो है मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर किया है कि आपको ये पढ़ने के बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरी काबुली वाले की स्टोरी बताई जाएगी। जस्ट गिव मी सम टाइम,
ठीक है, क्योंकि काबुली वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कई बार उससे पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल, मीनिंग उस लड़की का नाम था। तो हाँ, तो वो जो है कई बार क्वेश्चन पूछा। तो मैंने आपको बोला ना कि मैंने एक हफ्ता बैठ करके पूरा जो है इसको, आप अगर ये वीडियो मेरा पूरा देख लो या फिर ये पूरा नोट्स मेरा पढ़ लो तो फिर आपको कुछ रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में और पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट इज अ कंप्लीट नोट इन इटसेल्फ। हाँ, तो काबुली वाला इसमें है, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। तो नाउ कम टू द पॉइंट, ये एक ऐसे जो है आदमी थे, ये पहले एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने 2 देशों के लिए जो है नेशनल एंथम लिखी। और ये हमारे लिए बहुत ही प्राइड की बात है कि हम जो है उस देश के निवासी हैं जहाँ के जो है रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे इंसान है जिन्होंने जो है 2 देशों के लिए नेशनल एंथम लिखा। एक तो उन्होंने इंडिया के लिए लिखा है और दूसरा उन्होंने बांग्लादेश के लिए लिखा है, जिसमें अमर सोनार बेंगोल ये उन्होंने लिखा है। और ये जो यही नहीं बल्कि श्रीलंका का भी जो नेशनल एंथम है वो इंस्पायर्ड होकर के जो है वो लिखा गया है, किससे, इंडिया और बांग्लादेश के जो है नेशनल एंथम से इंस्पायर्ड होकर के लिखा गया है। ठीक है, तो ये 3rd पैराग्राफ में यही बात बताई जा रही है। His composition were chosen by the 2 nations as a national anthem, Indian Jana Gana Mana and Bangladesh Amar Sonar Bengal। यही बात जो मैंने आपको बताई। The Sri Lanka national anthem was inspired by his work। और जो श्रीलंका का जो है वो भी क्या है, इसी से इंस्पायर होकर के 1971 में जो है अमर सोनार बेंगोल बिकम द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। इट वाज रिटन आयरॉनिकली टू प्रोटेस्ट द 1905 partition of Bengal along the communal line, cutting the Muslims majority Eastern Bengal and the Hindu dominance of the Western Bengal was averred as a regional bloodbath। Tagore saw the partition as a cunning plan to stop the independence movement and his aim to rekindle the Bengali unit and communism। Jana Gana Mana was written in Sandhu Bhashu, a Sanskrit form of a Bengali, and the first 5 stanza of Brahmo rhyme Bharto Banglio Vindhya the Tagore composed। It was first sung in 1911 at the Calcutta session on the Indian National Congress and was adopted by 1950 by the Constitution Assembly of Republic in India as its national anthem। इसमें आपको सिर्फ 3 ही चीज से याद रखने की है। पहला तो ये कि जो है इंडिया का नेशनल एंथम इन्होंने लिखा है, बांग्लादेश का लिखा है और श्रीलंका का भी जो है इनसे इंस्पायर्ड होकर के लिखा गया था। पहली बार जो है ये 1911 में जो है इसको जो है संग किया गया था कैलकाटा में, और बाद में 1950 ईस्वी में जो है इसको अडॉप्ट कर लिया गया एज अ, इसको कंसीडर कर लिया गया नेशनल एंथम के रूप में। ठीक है, और जो 1971 में जो है इनका जो अमर सोनर बेंगोल को जो है कंसीडर किया गया, किसके लिए, बंगाल के नेशनल एंथम के लिए। एक्चुअली 1905 में आप लोगों को पता होगा कि जो बंगाल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था और जिससे ये बहुत ही दुखी हुए थे, बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि ये एक तरीके से इंडिया मतलब हिंदू और मुसलमान को बांटने की बात हो रही थी, ताकि किसी तरीके से, आप लोगों को मालूम होगा कि 1957 के बाद जो है जो मतलब भारत से लोगों को भगाने का, जो इंग्लैंड के लोगों को भगाने का जो योजना था वो एकदम तीव्र हो गया था। लोग जो है किसी भी तरीके से चाहते थे कि किसी भी तरीके से अब इनको भगाया ही जाए। तो उस चीज को रोकने के लिए जो 1905 में जो है उसका विभाजन कर दिया गया था, मतलब उसको बांट दिया गया था। ठीक है, और बाद में जो है 1971 में जो है इसको कंसीडर कर लिया गया एज अ नेशनल एंथम। मैं आपको सेकेंड स्लाइड देती हूँ, आप इसको पढ़िए, देन आई जस्ट कम बैक। हाँ है ना। कहाँ साइन करना है? यहाँ से इधर बाहर निकालना, मुंह पे नहीं, यहाँ से। मैं आपको एप्लीकेशन फर्स्ट पैराग्राफ पूरा समझ में आ गया? फर्स्ट स्लाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है? वी मूव ऑन।
जो चीजें मैंने पहले बताई फिर मैं उसको रिकैप कर रही हूँ कि इनके पास ये लोग 13 भाई बहन थे, ठीक है। और इस 13 भाई बहन में जो है ये इनका जो निक नेम था वो रवि था। और मैंने ये भी अभी बताया कि वो बहुत ही ज्यादा हाईली एरिस्टोक्रेटिक और संस्कारी फैमिली से थे। इनके जो फादर का नाम था 1 मिनट, ये इनकी जो पैदा हाँ, इनकी जो पैदाइश हुई थी जरोसंका मिशन जो कि कैलकाटा में पैदा हुए थे। और इनके फादर का नाम जो था देवेंद्रनाथ टैगोर था और इनकी मदर का नाम शारदा देवी था, ठीक है। ही बिलोंग्स टू अ रिच कल्चर्ड फैमिली एंड हिज ग्रेट ग्रैंडफादर हैज अ कनेक्शन विद राजा राम मोहन। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस कि और यहीं से जो है उनमें कहीं ना कहीं जो सोशल रिफॉर्मर की भावना आ गई थी, ओके। एंड ही वाज हाईली, इनका जो वर्क है उसमें तुम लोग पाओगे कि ही वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय उपनिषदा, भगवत गीता एंड कबीर के जो दोहे हैं उससे जो है ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। और इनको जो है स्कूल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। इसीलिए जो है उन्होंने क्या किया, शांति निकेतन बनवाया, ताकि ये वो चाहते थे कि जो है बच्चों को क्या किया जाए, नेचर में पढ़ाया जाए। मतलब खुले में जो मतलब उनका ऐसा आइडियोलॉजी था कि बच्चों को अगर जब हम एक चार दीवारी में बंद करके जब हम सिखाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उतना नहीं सीख पाते। अगर हम उन्हें खुला छोड़ दें, मतलब आकाश के नीचे अगर जो है हम उनको पढ़ाएं तो वो ज्यादा सीखेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि बिलोंग्स टू द नेचुरलिज्म की थियरी पे वो बिलीव करते थे। इनका जो 60 साल का लिटरेरी करियर था और इन्होंने बहुत ही छोटे से 8 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। इन्होंने शेक्सपियर को बहुत पसंद करते थे, इन्होंने शेक्सपियर को बहुत पढ़ा है, दांते को बहुत पढ़ा है और कालिदास को बहुत ज्यादा पढ़ा है, ठीक है। मैंने अभी ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि उन्होंने बहुत सारी चीजों में मतलब इन्होंने अपने जो पंख है ना बहुत जगह पे पसार रखे थे। तो ये नॉवेलिस्ट भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, म्यूजिशियन भी थे, कंपोजर भी थे, पेंटर भी थे, एजुकेशनलिस्ट भी थे। जिन लोगों ने बीएड किया है आपको मालूम होगा कि ही हैज गिवन अ लॉट्स ऑफ एजुकेशनलिस्ट थियरी। फिलोसोफर भी थे, ऋषि भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, यूनिवर्सलिस्ट भी थे एंड फाउंडर भी थे। फाउंडर इनको इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने शांति निकेतन को जो है फाउंड किया था, बनाया था। शांति निकेतन का दूसरा नाम अबोर्ड ऑफ पीस भी कहा जाता है। और ये क्या था, एक स्कूल था, एक्सपेरिमेंटल स्कूल था कि अगर जो है बच्चों को नेचर में अगर पढ़ाया जाए तो वो कितना सीखते हैं। बता रही हूँ, जस्ट गिव मी टाइम, बी पेशेंस एंड लिसन टू मी माय डियर, ठीक है। तो ये जो शांति निकेतन है इनको फाउंडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शांति निकेतन के फाउंडर थे, ठीक है। और शांति निकेतन को जो है अबोर्ड ऑफ पीस भी कहा जाता है, ठीक है। पीस मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे हम बच्चों को शांति में अकेले में ले जाए और वहाँ पे नेचर मतलब नेचर के लैब में बच्चों को अगर हम सिखाएं तो वो ज्यादा सीखते हैं इन कंपेयर तो अगर उनको हम चार दीवारी में बंद करके सिखाएं तो वो मतलब कम सीखेंगे। अगर सपोज करो कि तुमको फार्मिंग अगर मेरे को बताना है कि फार्मिंग कैसे होती है, अगर तुमको हम एक लेक्चर दे रहे हैं तो तुम सीखोगे। और अगर तुमको हम एक फील्ड में ले जा रहे हैं और वहां पे तुमको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बीज को बोया जा रहा है, किस तरीके से जो है फर्टिलाइजेशन दिया जा रहा है, मतलब वो सारे प्रोसेस को अगर तुमको हमको आंख के सामने दिखाए या फिर करके तुमको बताएं तो तुम कितना सीखोगे। तो दोनों उनको ये लगता था कि अगर हम बच्चों को नेचर में ले जाकर के सिखाएं तो वो ज्यादा सीख सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो वर्ड्सवर्थ को भी सेकंड करते हैं, ठीक है। तो वो अवार्ड ऑफ पीस, शांति निकेतन को अवार्ड ऑफ पीस कहा जाता है। अब ये क्या था, एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल था। आज के डेट में जो है शांति निकेतन को विश्व भारती स्कूल या विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऐसे तो वो जो बहुत सारे थे, नोवेलिस्ट भी थे, ड्रामेटिस्ट, लेकिन वो अपने आप को जो है पोएट मानते हैं, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 8 एंड ही इज इन द फेवर ऑफ नेचुरलिज्म। वो नेचुरलिज्म के फेवर में थे और उनका मानना था, यहाँ तक उन्होंने खुद अपने बारे में ये कहा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट बुक्स वेरी यूजफुल। उनको लगता था कि किताबों में कुछ नहीं है, मतलब किताबों से हम सिर्फ किताबें पढ़ करके जो है बहुत कुछ हम नहीं सीख सकते। ये वर्ड्सवर्थ की भी एक पोएट्री है जिसमें उन्होंने बोला है कि किताबों को छोड़ दो और चलो मेरे साथ, नेचर तुमको सिखाएगा। टेल मी द नेम ऑफ द पोएम। यस, टेबल टर्न। आरके ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि टेबल टर्न किस चीज के बारे में, तो याद रखिएगा। आरके श्रीनिवास अय्यर
हाँ, कि बुक को छोड़ो और कहाँ चलो, नेचर के पास चलो, नेचर हमें सिखाएगा, ठीक है। आर के श्रीनिवास अय्यर रोट इन हिज बुक, आर के श्रीनिवास एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर और राइटर, उन्होंने एक किताब लिखी थी, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ठीक है। उसमें उन्होंने जो है टैगोर के बारे में बहुत अच्छी 4-5 लाइनें बोली है, जिसमें से एक बहुत ही फेमस लाइन, ही बिलोंग्स टू इंडिया एंड द होल वर्ल्ड। उनके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ इंडिया से ही बिलोंग नहीं करते, बल्कि वो सारे वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि जो है वो यूनिवर्सलिज्म और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की थियरी पे जो है वो बिलीव करते हैं। उनको लगता है कि मतलब जो पूरा वर्ल्ड है उसको अगर हमने क्या कर दिया है, नैरो मतलब नैरो सेगमेंट्स में बांट दिया है, अगर ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, ये चाइना है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, इंसानियत को बांट दिया। सबसे पहले क्या है, हम एक इंसान है। तो उनका ये जो थियरी है उनको बताता है क्या कि वो सिर्फ एक इंडियन ही नहीं है, बल्कि ये पूरे वर्ल्ड से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो है मैंने अभी बताया है कि ये 1910 और 1912 में जब गीतांजलि लिखी जा रही थी, तो ये W.B. Yeats के कांटेक्ट में आए थे, और W.B. Yeats ने ही 1912 में जो गीतांजलि जो लिखी गई थी उसका इंट्रोडक्शन भी जो है W.B. Yeats ने ही लिखा। तो उसके बारे में W.B. Yeats ने जो है बहुत ही बड़ी बात कही है। तो W.B. Yeats के बारे में, W.B. Yeats ने जो है उनके बारे में एक बहुत ही बड़ी बात कही है कि वो जो है मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो अपने आप में एक क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन है। आ रहा है समझ में सबको? he is also known as a world poet, इनको वर्ल्ड पोएट भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब इनका बहुत ही बड़ा स्थान है, इनको वर्ल्ड पोएट भी कहा जाता है। और ये जो है इनकी पोएट्री में हमें लव और पैट्रियोटिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी मैंने बताया है कि उनको गुरुदेव का टाइटल जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था। एंड टैगोर ने जो है उनको महात्मा गांधी का अवार्ड दिया था, मतलब का नाम दिया था। और उनको नाइटहुड का टाइटल किसने दिया था? किंग जॉर्ज 5 ने जो है उनको नाइटहुड का टाइटल दिया था 1915 में। लेकिन जब 1919 में जलियांवाला कांड हुआ तो उनको इस चीज से बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, और उन्होंने क्या किया, ये टाइटल जो है लौटा दिया, वापस कर दिया था। अब हम जो है वर्ड्स ऑफ टैगोर के जो है ना वर्क्स पे हम आ जाते हैं। Known mostly for his poetry, Tagore wrote novels, essays, short stories, and travelogues, dramas, and the thousands of songs. Tagore's prose and his short stories are perhaps most highly regarded, and he is indeed credited was only not a Bengali journey. His works are frequently noted for the rhythmic optimism and lyrical naturalism. Such stories most borrows from the life, और इनकी स्टोरीज जो है मतलब इनकी जो कहानियां हैं वो कॉमन मैन की लाइफ को, मतलब कोई बहुत ही ज्यादा एरिस्टोक्रेटिक लोगों के बारे में इन्होंने नहीं लिखा। इन्होंने जो एक कॉमन पीपल है उनके बारे में लिखा है, जो इंडिया के प्रॉब्लम्स थे उनके बारे में लिखा है, कास्टिज्म के बारे में लिखा है, गरीबी के बारे में लिखा है। और उन्होंने जो कंडीशन जो एट द कॉलोनियल, मैंने आप लोगों को बार बार बोला है कि कोई भी राइटर जो होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका, अपने एज का। इसीलिए हमें किसी भी राइटर के एज को पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि वो जिस एज से बिलोंग करता है। और उस बायोग्राफी इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि किसी भी आदमी का जो पर्सनल लाइफ है, जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, वो उसके वर्क में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हम इनका भी जो वर्क है वो किसके बारे में लिखते हैं, ये भी जो है बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे। पॉजिटिविटी जो है इनके वर्क्स में हमें देखने को मिलता है, बहुत ही रिदमिक होता है, बहुत ही मेलोडियस इनके भी सॉन्ग्स होते हैं, और नेचुरलिज्म इनके वर्क्स में हमें देखने को मिलता है। और बेसिकली इन्होंने किसके ऊपर लिखा है, कॉमन मैन के लाइफ के ऊपर लिखा है, ठीक है। दूसरा, ये जो मैंने आपको बताया है कि गीतांजलि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, जिसके लिए उनको 1913 में जो है वो नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। ये पहले जो है नॉन यूरोपियन राइटर थे जिनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के लिए, ठीक है। दूसरा जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार पूछा जा चुका है, इनका जो पहला पोयम है जिसको सन लायन है, ये एक पैसोडम के अंतर्गत आता है। और उसमें पॉसिडम क्या है, भानु सिम्हा। यानी कि कोई भी पोएट्री जब लिखते हैं उसके बाद आदमी अपना नाम लिखता है ना, तो उन्होंने अपना नाम ना लिख करके वहां पे भानु सिम्हा लिखा है। तो ये चीज याद रखिएगा कि उनकी जो फर्स्ट पोएट्री है वो सन लायन है, और उसमें जो वो एक पैसोडम के अंदर लिखा गया है जिसका नाम भानु सिम्हा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसे एकदम दिमाग में बैठा करके इसको रट लीजिए और इसको लिख लीजिएगा।
ठीक है। दूसरा, अब हम लोग जो है इनके वर्क्स के ऊपर बात करते हैं। तो अब सबसे पहले हम नॉवेल्स की बात करते हैं, ठीक है। टैगोर रोट 8 नॉवेल्स, उन्होंने 8 नॉवेल्स लिखे हैं और 4 नोवेला लिखा है, ठीक है। जिसमें से जो फेमस है चतुरंग, शिशेर कबूता, चोर उदय, नकोदोबी, घर बाहर, होम एंड द वर्ल्ड, दो द लेंस एंड द आइडियलिस्टिक, जमींदार, पैट्रियटिज्म, निखिल एंड एग्जॉट, ये उसी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग अभी सारे जो वर्क्स है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स कर करके सारे वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गोरा को पढ़ते हैं। गोरा के बारे में मैंने आप लोगों को एक फोटो भेजा था, बताइए क्या है गोरा, क्या है बताइए। दिनेश, हाँ गोरा के बारे में बताओ बेटा, क्या क्या मैंने बताया है ना, थोड़ा सा बताओ गोरा के बारे में, बताओ फटाफट। बहुत ही फेमस वर्क है, कई बार पूछा जा चुका है। पब्लिकेशन डेट याद रखिएगा, 1910 में पब्लिश हुआ था। और ये जो है एक बंगाली न्यूज़पेपर में, बंगाली न्यूज़पेपर जिसका नाम प्रवासी है, ठीक है, उसमें एक एपिसोडिक फॉर्म में ही आया था। मैं बताऊं? हाँ, फोटो फोटो निकाल लो, ये मैं उसको यहाँ पे ला नहीं पाई थी, फोटो से तुम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ जाओगे। फोटो भेजा है मैंने आप लोगों को, जस्ट टेक मी आउट। फोटो भेजा है व्हाट्सएप पे मैंने आप लोगों को, वो देख के आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। एक मिनट, हाँ फोटो ओपन किया आप लोगों ने? हाँ, ये जो है ये दो परिवार की कहानी है, ठीक है। इसमें एक साथ दो कहानियां चलती हैं और एक सब प्लॉट, यानी कि इस कहानी में क्या है, दो प्लॉट है, मतलब दो स्टोरी है, ठीक है। पहली जो कहानी है वो कृष्ण दयाल की कहानी। यहाँ पे देखो कैरेक्टर्स को मैंने एक ही कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे से लिखा है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये जो गोरा है इसमें दो कहानी साथ साथ चलती है, ठीक है। और ये एक्चुअली स्ट्रगल को बताती है। अभी अगर आप लोग देखोगे तो हमारा जो कॉलोनियल टाइम में अगर तुम देखोगे तो हम लोगों का जब जिस टाइम में हमें, अब तो खैर बहुत कम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिस टाइम में हमें आज़ादी मिली थी उस वक्त हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम बहुत ही ज्यादा प्रचलित था। हिंदू अपने आप को समझते थे कि हम मतलब बहुत बड़े हैं, ब्रह्म लोग अपने आप को समझते थे कि हम बहुत बड़े हैं, शूद्रा को बहुत ही नीची निगाह से देखा जाता था। जो कास्ट सिस्टम है, जो ब्राह्मण अपने आप को समझते थे कि हम बहुत ही मतलब ज्यादा है। तो इस तरीके से जो है हम देखेंगे कि जो है उस वक्त मतलब जो हमारा कॉलोनियल टाइम था, जिस वक्त हम लोग अंग्रेज के कब्जे में थे, उस वक्त अगर आप देखोगे कि ये चीजें बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस स्टोरी में भी, गोरा में भी जो है दो स्टोरी है जो कि साइमल्टेनियसली पैरेलल चलती है, ठीक है। पिक्चर्स खोलिए आपको समझ में आ जाएगा। इसमें दो फैमिली है। पहली फैमिली जो है वो कृष्ण दयाल की है, ठीक है। कृष्ण दयाल जो है यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दें, पहला जो इसमें एक स्टोरी है वो कृष्ण दयाल की स्टोरी है। और जो कृष्ण दयाल है वो एक टिपिकल ऑर्थोडॉक्स हिंदू है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो ऐसे हिंदू है कि उन्होंने अपने आप को एक रूम में कन्फाइन कर लिया है, वहां पे वो गॉड की आराधना करते हैं और उसमें उनकी बीवी के अलावा मतलब और कोई इंटर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये कट्टर हिंदू है। उसके बाद इनकी एक बीवी है जिसका नाम आनंदमयी है, जो कि वाइफ ऑफ कृष्ण दयाल है, जो कि बहुत ही अच्छी औरत है। पहले ये भी कट्टर हिंदू थी, लेकिन जब से ये गोरा के संपर्क में आई, जब से इन्होंने गोरा को गोद लिया, तब से जो है इनकी आइडियोलॉजी बदल गई और बहुत ही ज्यादा ये लिबरल हो गई, ठीक है। कृष्ण दयाल और आनंदमयी के जो है वो दो बच्चे हैं। पहला जो है उनका बेटा है जिसका नाम माहिम है, और दूसरा उनकी बेटी है जिसका नाम जो है शशिकला, ठीक है। और कृष्ण दयाल और आनंदमयी का जो है एक गोद लिया हुआ बेटा है जिसका नाम गोर मोहन बाबू है, ठीक है, उर्फ गोरा। ये क्या है, इनका एडॉप्टेड सन है। ये हम लोगों को मालूम होता है कि ये इसका एडॉप्टेड सन है, लेकिन ये गोरा को नहीं मालूम है। राजा बाबू देखा है किसी ने? राजा बाबू, गोविंदा की फिल्म राजा बाबू, राजा बाबू देखा है? क्या होता है राजा बाबू में? गोविंदा
अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है, उसकी माँ भी उसको बहुत प्यार करती है, और मगर गोविंदा जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा मतलब हमेशा उल्टा सीधा काम करते रहता है, और मतलब हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहता है। लेकिन जब बाद में उसको पता चलता है कि जिसके साथ वो इतना कर रहा था वो एक्चुअल में उसके अपने माँ बाप नहीं है, तो अचानक से उसके इमोशंस में जो है वो चेंज आ जाता है, और वो अपने माँ बाप को जरा भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता है। उसको एहसास होता है कि ये लोग कितने महान हैं कि जो मेरे तो खुद के माँ बाप नहीं होते हुए भी जो है मेरे को इन लोगों ने कितना प्यार किया, मतलब मुझे एहसास तक नहीं होने दिया कि ये जो है मेरे, मतलब मुझे इतना प्यार किया कि मुझे आज तक एहसास ही नहीं हुआ कि ये मेरे अपने माँ बाप नहीं है। वो फिल्म याद आ रही है, याद कर पा रहे हैं आप लोग उस फिल्म को, कहानी? हाँ, वो याद कर पा रहे हो तो इस कहानी को बहुत अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये जो है कृष्णा दयाल है, उनकी एक बीवी है जिसका नाम आनंदमयी है, उनके 2 बच्चे हैं, एक का नाम माहिम है जो कि उनका बेटा है, और दूसरा जो है शशिकला उनकी बेटी है, ठीक है। इन दोनों का जो है कृष्ण दयाल और आनंदमयी का एक गोद लिया हुआ बच्चा है जिसका नाम गोरा मोहन बाबू है। गोरा मोहन एक बहुत ही प्यारा, जैसे हमारा गोविंदा है, बहुत ही प्यारा चुलबुला, सबको हंसाने वाला, सबसे प्यार करने वाला, सबको अपने जैसा समझने वाला वैसा बच्चा है, ठीक है। और इनके जो फादर है ये बहुत ही कट्टर हिंदू है। यहाँ तक समझ में आ गया? एक कहानी चल रही है, विनय बाबू और अवधेश, ये दोनों जो है दोस्त है, किसके? गोरा के दोस्त हैं, ठीक है। ये एक कहानी हो गई। एक कहानी है कृष्ण दयाल, उनकी बीवी, उनके 2 बच्चे और उनका गोद लिया हुआ बेटा गोरा मोहन, और उसका दोस्त विनय और अवधेश, ये एक कहानी। इसमें अभी एक दूसरा कहानी है, सेकंड फ्लोर जो है वो है परेश बाबू का। परेश बाबू जो है ये क्या है, ब्रह्म समाज के है, ठीक है। लेकिन जो परेश बाबू है वो सारे रिलीजन को जो है वो प्यार करते हैं, सबको पसंद करते हैं, लेकिन उनकी जो बीवी है बड़ोदरा देवी, ये जो है कट्टर ब्रह्म समाजी है, ठीक है। और ये जो है मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब थोड़ा सा भी लिबरल नहीं है, और ये जो है एकदम कट्टर ब्रह्म समाजी है। समझ में आया? ये कट्टर हिंदू समाजी है, ये कट्टर ब्रह्म समाजी है, ठीक है। काफी टिपिकल ऑर्थोडॉक्स वुमेन है, इनकी 3 बेटियां हैं, ठीक है, लावण्या, ललिता और लता, ठीक है। इनकी जो है वो 3 बेटी है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बेटी है इनकी ललिता, ठीक है। इसको प्यार हो जाता है किससे? विनय भासु से इसको क्या होता है? प्यार हो जाता है, ठीक है। आया समझ में? तो इसको जो है इससे प्यार हो जाता है, और ये क्या करती है, बिना अपने माँ बाप से पूछे, ललिता जो लड़की होती है बिना अपने माँ बाप से पूछे बिना क्या करती है, इसके साथ चली जाती है समुद्र यात्रा पे। वहां पे इन दोनों को प्यार हो जाता है और दोनों जो है शादी कर लेते। अब तुम ये सोचो कि एक हिंदू लड़की, एक ब्रह्म समाजी लड़की, उस समय में अंग्रेजों मतलब 1890s के टाइम में एक हिंदू से शादी कर लेगी अपने माँ बाप के खिलाफ जा करके, तो क्या घर का कैसा माहौल होगा बताओ तो? हाँ, तो यही स्थिति हो जाती है कि बहुत जो है अपना तंत्री की स्थिति हो जाती है कि जो है एक हिंदू लड़की ने कैसे करके जो है ब्राह्मण लड़की से जो है शादी करी, तो बहुत जो है क्योस हो जाता है। ये इस तरीके से कहानी घूमती, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है एक और सब प्लॉट भी है। देखो मैं कहानी को बहुत ही शॉर्ट में करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि तुम लोगों को एटलीस्ट याद रहे, तो एग्जाम के टाइम में तुम लोग रिकलेक्ट कर सको, ठीक है। मैं फिल्म्स का भी एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम लोग जो उसको कनेक्ट कर सको एग्जाम के टाइम में, और उसको फट से तुम लोगों को याद आ जाए। ये 2 कहानी हो गई। पहला कहानी हो गई कृष्ण दयाल की, दूसरा कहानी जो है परेश बाबू की। हाँ बोलो ना। हाँ हाँ, ये हिंदू है और ये ब्रह्म समाजी है। अब वहां पर उसमें होता होगा कुछ, मतलब हिंदू अभी कैसे मतलब बोला जाए कि ब्रह्म समाज वो तो होता है जो आइडल करता है। जैसे मानते ये भी है, ये भी गॉड को ही मानते। जैसे हमारा स्कूल जो था ना जहाँ पे हम पढ़ाते थे गवर्नमेंट राम मोहन राय सेमिनरी, हाँ, तो ये लोग जो है ना
देखो एक्चुअली जो है मतलब जहाँ तक मेरी हिंदू धर्म के बारे में जानकारी, जहाँ तक मैंने मतलब बुक उसमें पढ़ा है कि कोई मतलब आइडियल वर्शिप को तो मतलब कोई भी नहीं मानते। इट माइट भी, देखो मैं उसको गलत नहीं समझ, जहाँ तक मैं मानती हूँ आइडियल वर्शिप के इसमें तो कोई भी नहीं है। लेकिन ये लोग जो है मतलब जो ब्रह्म समाजी है, ये किसी भी चीज की स्थापना नहीं करते हैं। मतलब गॉड को ये भी मानते हैं कि गॉड एक है, सब कुछ मानते हैं, लेकिन ये जो मूर्ति की स्थापना होती है ना, वो नहीं करते हैं। मतलब आइडियल वर्शिप नहीं करते हैं। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जो है एक आइडियल वर्शिप करते हैं। आइडियल वर्शिप का, हाँ, आइडियल वर्शिप का मतलब क्या होता है कि हम एक ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम गॉड को अपने घर पे बुलाते हैं, दावत देते हैं, ठीक है, उनको अपने घर में रखते हैं, उनकी खिदमत करते हैं और सब कुछ करते हैं, और फिर उनको जो है मतलब भेज देते हैं, मतलब जहां से हम उनको लेकर के आए हैं उनको फिर उनकी जगह पे भेज देते हैं। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है ना बेटा? हाँ हाँ। लेकिन ब्रह्म समाज में क्या होता है कि इनका ये मानना है कि जो ब्रह्म समाजी है, ब्रह्म समाज जो तुम राजा राम मोहन राय को देखोगे तो राजा राम मोहन राय जो थे आइडियल वर्शिप के एकदम अगेंस्ट थे। वो भी मानते थे कि गॉड एक है, ठीक है, लेकिन मतलब जो है आइडियल वर्शिप नहीं करते थे। तो ये कट्टर हिंदू समाजी और ये कट्टर जो है ब्रह्म समाजी, ठीक है। तो कट्टर हिंदू समाजी का जो मतलब मेन आदमी है ये है कृष्ण दयाल, और जो है ये जो है सेकंड प्लॉट में जो है हमारा परेश बाबू जो है वो क्या है, ब्रह्म समाजी। लेकिन ये जो परेश बाबू है ना, इनका क्या मानना है कि सब रिलीजन एक है, ठीक है, हमें सब रिलीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन इसकी जो बीवी होती है ना बड़ोदा देवी, ये बड़ी बदमाश रहती है। ये सोचती है कि मेरा ही धर्म सबसे अच्छा है और सब खराब है और कोई अच्छा नहीं है, इस सबको जो बहुत नीची निगाह से देखती है, और ये बहुत बदमाश रहती है। आया समझ में? और इसकी 3 बेटी रहती है, एक का नाम रहता है लावण्या, ललिता और लता, और इसकी जो बीच वाली बेटी रहती है, लेकिन ये सिर्फ ऐसा ये सोचती है, बाकी जो जितने इनके बच्चे होते हैं बहुत ही खुले विचारों के होते हैं। इसीलिए जो इनकी जो बेटी है ललिता अपने घर में बिना किसी से पूछे जो है अपना एक डिसीजन लेती है, और विनय भासु के यहाँ जो चली जाती है, के साथ चली जाती है समुद्र यात्रा में। वहां पे उससे उसको प्यार हो जाता है और वो क्या कर लेती है, उससे शादी कर लेती है। तो जिससे पूरे घर में जो है एक कोहराम मच जाता है। अब ये दोनों कहानी के अलावा एक सब प्लॉट भी चल रहा है। अब सब प्लॉट क्या चल रहा है यहाँ पे कि राम शर्मा एक आदमी है, जो कि राम शर्मा कौन है, ये फ्रेंड है किसका, परेश बाबू का फ्रेंड है, ठीक है। और ये क्या होता है, मर जाता है। ये अपने मरने से पहले इसके पास एक बेटी रहती है और एक बेटा रहता है। इसकी बेटी का नाम सुचित्रा रहता है, जिसका निक नेम राधा रानी रहता है, ठीक है। और इसका एक भाई रहता है जिसका नाम रहता है सतीश, ठीक है। ये क्या है, सुचित्रा और सतीश ये बच्चे हैं किसके, परेश बाबू के दोस्त के बच्चे हैं। आया समझ में? और इन सुचित्रा और सतीश की जो है एक मासी रहती है जिसका नाम हरि मोहनी रहती है। इसके शौहर का इंतकाल हो जाता है, जिसकी वजह से इसके देवर इसको बहुत परेशान करते हैं। और ये भी क्या करती है, अपने मतलब ये दोनों बच्चों के साथ, और ये किसके घर में रहती है, परेश बाबू के घर में रहती है। आ रहा है कहानी समझ में सबको कि फास्ट हो गया, कि फिर से समझा दे? आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है बेटा, ये औरत को दिक्कत हो रहा है। ये जो औरत है ना बड़ोदरा देवी, इसको परेशानी हो रही है क्योंकि ये टिपिकल ब्राह्मण समाजी है, ये लोग जो है सो हिंदू समाजी है। तो इसको ये अच्छा नहीं लगता है कि जो है ये हिंदू समाजी जो है मेरे घर में आके रह रहा है, तो इसको ये निकालना चाहती है। फिर इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि एक हारन बाबू नाम का, ये पूरे कहानी का जो विलन है ना, ये हारन बाबू है। तो इस औरत के दिमाग में, ये जो बड़ोदरा देवी है, इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर क्यों नहीं हम जो ये लड़की है सुचित्रा, अगर इसकी शादी जो है अगर हम हारन बाबू से कर दे, तो ये भी इसका रिलीजन जो है क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये ब्रह्म समाजी से क्या करेगी, हिंदू से क्या कर जाएगी, ब्रह्म समाजी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो सुचित्रा होती है इससे शादी करने से इनकार कर देती। क्यों इनकार कर दे, क्योंकि ये मन ही मन में जो है ये जो इसका जो गोद लिया हुआ बेटा है गोरा, उससे ये प्यार करने लगती है, और गोरा भी इससे प्यार करने लगता है। आया समझ में? ये औरत चाहती है कि ये जो हिंदुओं को पसंद नहीं करती है क्योंकि ये लोग हिंदू रहते हैं, तो ये इसके दिमाग में आइडिया आता है कि अगर ये सुचित्रा की शादी अगर हम जो है हारन बाबू से कर देंगे, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें,
ब्रह्म समाजी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, इसके दिमाग में ये आइडिया। लेकिन ये जो सुचित्रा रहती है ये इस चीज को इनकार कर देती है और गुस्से में एक डिसीजन लेती है कि इसके घर को छोड़ के चली जाती है। तो फिर इसको लगता है कि चलो शादी नहीं की तो नहीं की, अपना चली गई ना, तो ये चली जाती है। तो ये जो है गोरा जो है इससे प्यार करता है, ठीक है, लेकिन गोरा इस प्यार में आगे नहीं बढ़ पाता है क्योंकि वो एक अच्छा लड़का रहता है और उसका अपने देश के प्रति और अपने मतलब परिवार के प्रति कुछ कर्तव्य होता है जिसको वो पूरा करना चाहता है और इस प्यार में वो आगे नहीं बढ़ना चाहता, ठीक है। उतने में इसको पता चलता है कि इसका जो दोस्त है विनय भासु वो क्या कर लेता है, उसने शादी कर ली है किससे, परेश बाबू की बेटी से शादी कर ली। तो वो भी शुरू में उससे बहुत गुस्सा होता है लेकिन बाद में जो है उसको समझ में आता है। कहानी का क्लाइमेक्स बिल्कुल जो है राजा बाबू की तरह होता है, गोविंदा में मतलब राजा बाबू के गोविंदा की तरह होता है। अब क्लाइमेक्स क्या होता है कि ये जो कृष्णा दयाल है वो की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, एकदम मरने को है। तो ये अपने सब बच्चों को और अपनी बीवी को बुलाते हैं और बीवी को और सब बच्चों को बुलाते हैं। तो इसको लगता है कि जो है गोरा को भी लगता है कि मैं भी इनका ही बच्चा हूँ, तो ये भी उसके पास जाता है और गोरा को बुला करके बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तुम में और अपने बच्चों में कभी फर्क नहीं समझा। तो गोरा एकदम टेंशन में आता है कि बाबूजी ऐसे क्यों बोले। फिर तो वो उसको बताता है कि तुम एक्चुअल में जो हो क्या हो, मेरे बेटे नहीं हो, तुम एक आयरिश परिवार के बच्चे हो, ठीक है। तुम्हारे बाप का जो है डेथ हो गया था 1857 के विद्रोह में, तुम्हारे बाप का डेथ हो गया था, शहीद हो गए थे और तुम्हारी माँ उस वक्त छुप करके मेरे घर में आ गई थी और तुम्हारी माँ मेरे घर में रह रही थी और जब तुम पैदा हुए तुमको जन्म देते ही जो है तुम्हारी माँ मर गई और उसके बाद जो है मेरी बीवी आनंदमयी ने जो है तुमको पाला, ठीक है। मेरी बीवी एक कट्टर हिंदू है लेकिन तुम एक आयरिश है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी जिंदगी में आए वो इस चीज को भूल गई कि तुम एक आयरिश हो और उसने तुम में और अपने बच्चों में कभी भी कोई फर्क नहीं समझा। लेकिन धर्म ये कहता है कि जो अंतिम श्राद्ध है वो अपने ही पुत्र और पुत्री कर सकते, पुत्री का मेरे को नहीं पता, पुत्र कर सकते, तो तुम मेरे पुत्र नहीं हो तो तुम मेरा श्राद्ध नहीं कर सकते। ऐसा ही है ना रिलीजन में। हाँ, तो उस टाइम में जो है गोरा जो है एकदम टेंशन में आ जाता है कि अरे हम तो इतना दिन से इसको अपना माँ बाप समझ रहे थे और ये तो मेरे माँ बाप है ही नहीं, तो बहुत टेंशन में आता है। देन इसको रियलाइज होता है कि इसकी माँ कितनी ग्रेट है कि मैं इस मतलब मैं एक तो हिंदू भी नहीं हूँ, मतलब मैं एक आयरिश हूँ, ठीक है, मैं मतलब उसके बाद भी उन्होंने मेरे को कितना प्यार किया और मुझे आज तक नहीं पता चल सका कि जो है मतलब मेरी मतलब मैं इनका अपना बच्चा नहीं। आज मुझे अंतिम समय पे मुझे पता चला है कि मतलब मैं इनका असली बच्चा नहीं हूँ। तो इसको लगता है कि मतलब मेरा जो कर्तव्य है वो अपनी माँ के लिए सबसे ज्यादा है, तो ये और ज्यादा जो इसका लव है वो अपने माँ के लिए और अपने बाप के लिए जो है ये और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें जो है इस नाटक में जो है मतलब इस नोवेल में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है बताया है कि किस तरीके से जो है टू रिलीजन्स यानी कि हिंदू समाज और जो है किस तरीके से ब्रह्म समाज में कंटिन्यूअस जो है वो कन्फ्लिक्ट चलते रहता है। तो इसके द्वारा जो है इस कहानी के माध्यम से जो है उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो है 1950 से मतलब 1940 से यानी कि 19th सेंचुरी में जो है कास्ट कितना बड़ा चीज था और किस तरीके से लोग जो है मतलब लिबरल नहीं थे, कितना स्ट्रिक्ट थे कास्ट को लेकर के। और इसमें जो है दो जो थीम्स है वो पैरेलल चल रहा है यानी कि ब्रह्म समाज वर्सेस हिंदू समाज। आया सबको समझ में? कहानी एकदम अच्छे से समझ में आ गया सबको? अब देखो ये मैंने एकदम हिंदी में सब लिख दिया। अभी देखो अब देखो क्लाइमेक्स क्या होता है। कृष्ण दयाल come at the last stage of his life because of his illness, so he called Gora and reveals that you cannot do my shad because you are not my son. He becomes very sad and asks his mother, अल्टीमेटली उसकी माँ उसको ट्रूथ बताती है, ठीक है, और उसका जो लव होता है वो रिस्पेक्ट होता है वो क्या होता है बिल्कुल ही जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। यहाँ पे आनंदमयी जो है वो एक मदर इंडिया का रोल प्ले करती है, मतलब एक जो है हिंदुस्तान की पूरी माँ का रोल जो है वो प्ले करती है, ठीक है। मेन पर्पस और थीम ऑफ द नोवेल देखो, टैगोर्स फादर देवेंद्रनाथ टैगोर वाज एन एक्टिव मेंबर ऑफ ब्रह्म समाज। मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया है कि इनके दादा का जो है वो कहीं ना कहीं से कनेक्शन था किससे, ब्रह्म समाज से, which aim to reform Hindu religion. Tagore wrote this novel to portrays the conflict between Hindu and the ब्रह्म समाज। यानी कि इनके फादर का जो है कहीं का जो फादर या इनके जो दादा थे इनका कहीं ना कहीं जो है राजा राम
राम मोहन राय से जो है वो कनेक्शन था, और हिंदू रिलीजन में जो जो चीज रूढ़ियां थी, जो जो गलतियां थी, उसको क्या करने के लिए, सुधारने के लिए, यानी कि रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्सी, ये ऑर्थोडॉक्सी चाहे वो हिंदू में हो चाहे वो मुस्लिम्स में हो, रिलीजन को सिर्फ खराब करती है, लोगों को सिर्फ खराब कर, तो इस चीज को जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो दूर करना चाहते थे, और with the help of this poem he wants to express the conflict between the Hindu religion and the ब्राह्मण समाज। एकदम सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो रहा है अभी तक जो मैंने पढ़ाया? आगे बढ़े। तेजू मेरा बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है सब, वो बोलता नहीं है, थोड़ा सा शर्मीला है, बट समझ में सब आता है उसको। अभी देखो रिजल्ट लाएगा ना, रिजल्ट आएगा ना इंशाल्लाह सबका मुंह चुप करा देगा। मैडम से शर्माता है। चलो हाँ आगे बढ़े, आगे बढ़े हम। द ब्रोकन नेस्ट, ठीक है, ये एक नॉवेला है, 1903 में आई है ये पब्लिश। देखो इसको 3 बार पब्लिश किया। मेरी बात को एकदम अब मजाक खत्म करो, अब गौर से सुनो, ठीक है। द ब्रोकन नेस्ट 1901 में पब्लिश हुआ है, इसको 3 बार पब्लिश किया गया है, 1901 में, 1909 में, 1926 में, ठीक है। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप पब्लिकेशन डेट 1901 लिखेगा, ठीक है। ये सब नहीं लिखेगा, हाँ। इसको बार बार रिवाइज किया गया, 1901 में लिखा गया, फिर 1909 में रिवाइज किया गया, फिर 1926 में रिवाइज किया गया, लेकिन इसका पब्लिकेशन डेट आप लोग 1901 ही लिखेगा, ठीक है। गूगल यही बोल रहा है। This section of Rabindranath Tagore stories exemplify the remarkable ability to enter the complexity of human relationship within a seemingly simple plot. Tagore portrays with the extraordinary compass of lyricism and predicament of a woman in the traditional Bengali context, moving from the loneliness of an intelligent, beautiful woman neglected by her husband. बहुत ही ब्यूटीफुल लव ट्रायंगल है, बहुत ही ब्यूटीफुल, और इसमें बहुत ही मतलब एक बहुत अच्छा जो है, बहुत अच्छा क्या बोले, एक डायरेक्ट आपको ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट मिलता है। ये जो स्टोरी है ये एक लड़की की स्टोरी है जो बहुत ही पैशनेट है, बहुत ही लविंग है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही डिवोटेड है, उसको बहुत प्यार है आर्ट से, म्यूजिक से, लिटरेचर से। ये एक लड़की है, ठीक है। उसका एक हस्बैंड है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो एडिटर है, एवरी टाइम वो बिजी रहता है, उसके पास वक्त नहीं रहता है अपनी बीवी के लिए। प्यार करता है नो डाउट, बट ही इज वेरी मच बिजी इन हिज वर्क। उसकी वाइफ जब भी आती है कमरे में, ही इज वर्किंग, शी वॉन्ट्स टू टेल समथिंग, बट वो उसको बात को काट करके जो है उसको फिर भेज देता है, फिर वो जाती है, फिर वो पूरे दिन अब एक अकेली लड़की जो बहुत सुंदर है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसको आर्ट में और इन सब चीजों में प्यार है, और उसका हस्बैंड एवरी टाइम बिजी है, उसके पास वक्त नहीं है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा ये बताओ? टेल मी, आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड। राघव, संध्या, ह्यूमन नेचर, संध्या तुम बताओ, यू आर अ मैरिड ना, तुम बताओ एक ह्यूमन नेचर क्या बोलता है, ऐसी स्थिति में एक लड़की क्या करेगी? अभी तक जो स्टोरी आपने बताई है सेम स्टोरी मेरे साथ। तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं, तुम चुप रहो, दूसरा बात बोलो। तुम्हारे पास बच्चे हैं ना, तुम्हारे पास बच्चे नहीं है तब बताओ। एक जनरल व्यू बताओ कि अगर एक लड़की है, वो एक जनरल व्यू बताओ ह्यूमन नेचर के बारे में, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुली। देखो कभी भी कुछ भी घटना अगर होती है, एक चीज हमेशा याद रखना, हम हमेशा वुमेन्स को, देखो मजा आ रहा है तुम लोगों को? ये लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बेटा, ये लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तुमको मैं एक चीज बताती हूँ, तुम्हारी बेटी है ना, तुम्हारी बेटी है,
सुनो, तुम्हारी बेटी है ना संध्या, आई जस्ट अंडरस्टैंड। तुम एवरी टाइम तुम अपने काम में बिजी रहो, तुम्हारा हस्बैंड एवरी टाइम तुम्हारे काम में बिजी रहे, ठीक है, वो तुम्हारे पास आए, तुम्हारे पास उसके लिए वक्त नहीं, तुम्हारी बच्ची कहाँ जाएगी? जवाब दो। तुम्हारी बच्ची, हम हमेशा कहते हैं कि मेरा बच्चा खराब हो गया, क्यों खराब हो गया मेरा बच्चा? फाइंड आउट दैट हस्बैंड। ह्यूमन नेचर है संध्या, जस्ट अंडरस्टैंड, ह्यूमन नेचर है। आदमी, तुम भूखे रह सकते हो, तुम प्यार के बिना नहीं रह सकते हो। प्यार का मतलब हमेशा फिजिकल लव नहीं होता, प्यार का मतलब होता है इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। नॉट अकॉर्डिंग टू लिटरेचर बेटा, ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है। तुमको मैं बताती हूँ, जब तुम देखोगे बहुत सारे फैमिलीज में कि हस्बैंड भी वाइफ काम करते हैं, वाइफ भी काम करते हैं, घर में कोई रहता नहीं है, बच्चों को नौकर देखते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप से दूर होते चले जाते हैं। तुम एक चीज देखोगे कि हम जितने अपने माँ बाप से करीब है, हमारे बच्चे हमसे उतने करीब नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है। क्योंकि इंसान का ये नेचर है कि वो प्यार को तलाशता है, वो अच्छे बोल को तलाशता है, उसको ऐसा कोई ना कोई चाहिए जो उसके साथ टाइम स्पेंड करे, जो उसकी बात सुने, जो उसकी बात को समझे। क्या होता है, बच्चे दोस्तों में प्यार ढूंढते हैं, दोस्त अगर अच्छे मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर दोस्त अच्छे नहीं मिलते हैं तो ऐसे ही टाइम आता है कि बच्चे जो है खराब सोबत में पड़ जाते हैं, ड्रिंकिंग करने लगते हैं, गलत सोबत में पड़ जाते हैं और बच्चे बर्बाद हो। क्यों? क्योंकि उनको जो प्यार, जो लव, जो अफेक्शन अपने पेरेंट्स से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तुम अगर वर्ड्सवर्थ के केस में अगर तुम देखोगी तो वर्ड्सवर्थ की माँ मर जाती है, वो प्यार ढूंढता है, उसको प्यार नहीं मिलता है, वो प्यार वो कहीं और आउटसाइड ढूंढता है, वो प्यार उसको नेचर में मिलता है जो कि क्रिएटिव हो जाता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तुम डीएच लॉरेंस के केस में तुम देखो, लॉरेंस की माँ जो है वो अपने हस्बैंड से, वो एक लड़के से उसको प्यार हो जाता है, बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक वुमेन रहती है। लॉरेंस की जो माँ होती है वो बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक वुमेन होती है, बहुत ही पढ़ी लिखी, एक अच्छे परिवार की लड़की होती है, पर वो उसको प्यार हो जाता है एक ड्रंकन सोल से। उसके हस्बैंड के पास उसके लिए टाइम नहीं होता है, उसके हस्बैंड के पास उसके बच्चों के लिए टाइम नहीं होता है, जब वो उससे कुछ पूछती है उसके पास वक्त नहीं होता है, उसके पास उसके लिए पैसे नहीं होते। तो हस्बैंड पैसा ना दे, पैसे उसके पास नहीं है, नहीं देगा चलेगा, बट अच्छे से दो वक्त प्यार से बोलो, तो उसके साथ अच्छे से टाइम तो स्पेंड करो। जरूरी नहीं है कि हम तुमको अमेरिका घूमने के लिए ले जाए, हम घर को भी अमेरिका बना सकते हैं। अंडरस्टैंड इट? इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बताया है, ह्यूमन रिलेशन कितना फ्रजाइल है उसको बताने की। तुम डीएच लॉरेंस के केस में अगर तुम देखोगे तो तुम पाते हो कि उसको मतलब हस्बैंड को वाइफ से लव नहीं मिल पाता है, तो उसकी वाइफ यानी कि जो लॉरेंस की माँ होती है वो क्या करती है, वो प्यार ढूंढती है, किसमें, अपने बच्चों में प्यार ढूंढती है। प्यार का मतलब होता है वो इमोशनल बाउंडिंग कहीं ना कहीं उसको चाहिए होता है। मैन इज अ इमोशनल बीइंग, कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी उसको चाहिए होता है, तो वो किस में ढूंढती है, अपने बेटे में वो प्यार ढूंढ लेती है। और जब उसके बेटे की शादी होती है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। क्यों हमेशा सास और बहू में झगड़ा होता है? क्योंकि माँ इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है कि उसका बेटा किसी और का हो जाए। अंडरस्टैंड? ऐसा नहीं है, दोनों ही एक इंसान से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि उसको बांट नहीं पाते हैं। मदर अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, नो डाउट, कोई उसको कंपेयर नहीं कर सकता है, उसके बॉडी का पार्ट है, कोई उसको कंपेयर ही नहीं कर सकता है। वाइफ अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, जो है मैन जो है वो पार्ट है वुमेन के बॉडी का, सॉरी वुमेन जो है मैन के बॉडी का पार्ट है। Am I right कि wrong? हिंदू रिलीजन में भी ये चीज बोली गई है। राधा का नाम कृष्णा के साथ क्यों दिया गया? क्योंकि राधा जो है वो कृष्णा की बॉडी का एक पार्ट है। Am I right or wrong? तो इसी चीज को यहाँ पे बताने की कोशिश की थी। बहुत ही सुंदर लड़की रहती है, बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती है, लेकिन उसको उसके हस्बैंड के पास उसके लिए टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो उसका हस्बैंड सोचता है कि अब क्या किया जाए, तो उसका एक कजन होता है जिसको भी आर्ट और सिनेमा में जो है इंटरेस्ट होता है, तो वो उसको बोलता है कि तुम्हारी भाभी जो है, मतलब वो अकेले पूरे दिन में रहती है, घर में रहती है, उनको अच्छा नहीं लगता है, और तुम भी जो है गाना बजाना करते हो, तो और तुम्हारी मेरी बीवी को भी गाना बजाना बड़ा अच्छा लगता है, तो तुम लोग क्या करो कि तुम लोग साथ में ही गाना बजाना करो।
वो थोड़ा सा टोन्ड आवाज में बोलता है, तो उसका दोस्त बोलता है कि सर गाना बजाना मत बोलिए, ये जो है साहित्य है, संगीत है, इस तरीके से इसको बोलिए। तो वो उसको बोलता है कि, और यहाँ पर क्या होता है, वो उसका जो कजन होता है वो आकर के रहने लगता है, और फिर यहाँ पे से एक लव ट्रायंगल बन जाता है। आया समझ में? ये चीज जो है कहीं ना कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर की भी जो है ना अपनी स्टोरी है। बताओ कैसे उनकी स्टोरी से मैच करता है, बताओ। हाँ हाँ, बताओ बताओ। आवाज नहीं आ रही है बेटा, आवाज ठीक से नहीं आ रही, ठीक से बताने की कोशिश करो। राघव मेरा बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, बताओ। हम्म हम्म। हाँ हाँ। आया समझ में सबको? एकदम सही बताया उसने। होता क्या है, हाँ, होता क्या है कि मैंने तुम लोगों को बताया ना कि मैन जो है ना वो प्यार का भूखा होता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जब बहुत छोटे होते हैं ना बेटा, तो उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है। अब माँ का इंतकाल होता है, बच्चे को कोई ना कोई तो चाहिए ना प्यार करने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द इमोशनल लव, ठीक है। जब हम लव की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि वो फिजिकल लव है, लव बहुत प्योर वर्ड है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द इमोशनल लव, और इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक माँ को, एक बच्चे को अपने माँ की जरूरत होती है, एक माँ के प्यार की जरूरत होती है। तो उनको वो प्यार अपनी माँ से नहीं मिल पाता क्योंकि उनकी माँ का डेथ हो जाता है। उनके एक भाई होते हैं जो कि उनसे उम्र में 12 साल बड़े होते हैं, ठीक है। उनकी बीवी उनकी शादी हुई होती है और उनके ही एज की होती है, ठीक है। उनके ही एज की होती है, तो उनकी जो भाभी होती है उनको आर्ट में और लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट होता है, और रविन्द्रनाथ टैगोर को भी आर्ट और लिटरेचर में जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। दोनों साथ रहने लगते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं इन द सेंस ऑफ लव। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट लव। एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, दोनों से प्यार कर, दोनों की लाइकिंग्स बहुत ही ज्यादा मिलती है, दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं। लेकिन जब ये बहुत छोटे होते हैं, 23 साल की उम्र में इनकी शादी अरेंज मैरिज हो जाती है। जैसे ही इनकी शादी अरेंज मैरिज होती है, वो सुसाइड कर लेती है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, इसका कहीं तो कोई एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनकी भाभी इस मैरिज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को किसी और के साथ नहीं देख पाती हैं, और वो क्या कर लेती है, सुसाइड कमिट कर लेती है। और ये वक्त रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि इस वक्त ये जब उनका डेथ की वजह से जो है उनके लाइफ में जो है सडन जो है वो मतलब एक बहुत बड़ा सडन चेंज आ जाता है, वो आगे नहीं पढ़ पाते और उनका जो है नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। अंडरस्टैंड? एकदम अच्छे से समझ गए? यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत हो रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है किसी को? आगे चलते हैं ना, चलो। अब हम लोग बात करते हैं घोर बाहर, होम एंड द वर्ल्ड, ठीक है। ये पढ़ा करके छोड़ देंगे। होम का मतलब क्या होता है? एक मिनट, 1 मिनट वेट, तुम लोग देखो तब तक मैं आती हूँ, 1 मिनट। किसी ने पढ़ा है होम एंड द वर्ल्ड? किसी ने पढ़ा है? राघव, संध्या, संध्या, राघव, बताओ। हाँ,
यहाँ पे जो है एक बहुत ही बड़ी सी बात कही गई। यहाँ पर जो है एक्चुअली जो एट द टाइम जब नॉन कॉपरेशन, तुम लोगों को मालूम होगा कि जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सपोर्ट में जो है गांधी जी नहीं थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो है इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है। और जो है चीज़ बाद में तुम लोगों को मालूम होगा कि इतना ज़्यादा वायलेंस हो गया था कि गांधी जी ने भी जो है इसको बीच में ही छोड़ दिया था। एम आई राइट ना? मेरे को हिस्ट्री उतना पता नहीं है। एम आई राइट? हाँ, तो ये जो है ये पूरा जो है उस मूवमेंट को बताता है, ठीक है। ये जो हमारी कहानी है होम एंड द वर्ल्ड, ये जो है उस वक्त की हिस्ट्री को बताता है, जिस वक्त जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। असहयोग आंदोलन जिस टाइम चल रहा था उस टाइम के जो है हिस्ट्री को बताता है। इसमें जो है एक लड़की की स्टोरी है जो कि क्या कह रही थी, पहले तो बिल्कुल ही घर में रहती थी और बाद में जो है उसका हस्बैंड ने जो है उसको इनिशिएट किया और वो क्या करने लगी, जो है बाहर जाकर के जो वो मूवमेंट होता है उसमें जो है वो आ जाती है। इसमें बेसिकली तीन कैरेक्टर्स है, ठीक है। पहला कैरेक्टर जो है वो निखिल है। निखिल एक जो है जो मेन प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर है, ये काफी उदार विचारों का रहता है और ये बाहर से पढ़ करके आता है। ये एक्चुअली तुम देखोगे कि टिपिकल बंगाली हिंदूज क्या होते हैं कि वो लोग ऐसा मानते हैं, हमारे हिंदुस्तान में मानते हैं कि लड़कियों को घर में रहना चाहिए, बच्चे संभालने चाहिए, खाना बनाना चाहिए, ये सारी चीजें करनी है। तो ठीक उसी तरीके से निखिल के परिवार के लोग भी जो रहते हैं ना वो ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन निखिल जो है वो बहुत ही अमीर और एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से रहता है। लेकिन निखिल के जो विचार होते हैं ना, इट्स वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये दूसरों से क्या होते हैं, बहुत ही अलग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये एक लड़की से शादी करता है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नहीं होती है, ठीक है। मतलब बहुत ही सिंपल एक जो है साधारण परिवार की लड़की से शादी कर लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नहीं होती है, उससे जो है वो शादी कर लेता है, ठीक है। ये निखिल का कैरेक्टर है, ठीक है। ये बहुत ही नेक, शरीफ और प्रेम भाव का आदमी होता है और बहुत ही उदार विचारों का आदमी रहता है। और ये इन्फ्लुएंस रहता है किसी इंडियन कल्चर एंड एज वेल एज जो है अमेरिकन कल्चर से, इंडियन। वन मिनट बहुत परेशान करते हो मुझे तो नहीं बोलो ना। आ रहा है समझ में? निखिल का कैरेक्टर समझ में आया। निखिल एक ऐसा कैरेक्टर है जो इंडिया के कल्चर को तो पसंद करते ही करते हैं, साथ में जो है ये बाहर की जो वेस्टर्न कल्चर होते हैं उनको भी जो है बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। और उनका मानना होता है कि औरतों को भी क्या होना चाहिए, मर्दों के समान अधिकार होने चाहिए, उनको भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, उनको भी जो है घर के बाहर जो है वो जाना चाहिए। 1 मिनट। अंडरस्टैंड दिस। निखिल का कैरेक्टर समझ में आया कैसा है? निखिल जो है फॉरेन से पढ़ के आते हैं। वो जो है ही इज अ मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड एज वेल एज अ वेस्टर्न कल्चर। और उनका ऐसा मानना है कि वुमेन, जैसे फॉरेन में तुम देखोगे कि वुमेन्स को भी इक्वल राइट होते हैं, उनको भी जो है सारे अधिकार दिए जाते हैं, उनको भी घर से बाहर जाने की अनुमति होती है, वो भी बाहर जाना चाहिए, काम करना चाहिए, उनको भी मर्दों के समान अधिकार। ये इस तरह के इंसान होते हैं, बहुत ही नेक, अच्छे और उदार विचार के इंसान होते हैं। आ गया समझ में? सेकेंड जो है इसमें कैरेक्टर है हमारा बिमला, जिसको हम लोग बिमला भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाइफ है निखिल की और जो ये क्या है बहुत ही खूबसूरत ने। हाँ कौन कौन है? संध्या। ठीक है बेटा, हम ना इसको क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे भी डाल देंगे, ठीक है ना। ये स्टोरी हम व्हाट्सएप पे भी डाल देंगे, ओके। वॉइस में डाल देंगे, ओके। नो इश्यूज बेटा, नो इश्यूज। बस ये पढ़ा के ही खत्म करेंगे, ठीक है। तो बिमला जो है वो क्या है, वाइफ है किसकी, निखिल की। और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नहीं है, ठीक है, बहुत अमीर भी नहीं है।
और जो है बहुत ही सिंपल लेडी है, जो कि घर में रहना पसंद करती है, घर के काम करना पसंद करती है, ठीक है। शुरू में जो है मतलब ये जैसे कि अभी टिपिकल हिंदू महिलाएं कैसी होती है, अपने घर का काम करना, घूंघट रखना, किसी मर्द से ना मिलना, सास ससुर का की खिदमत करना, बच्चों की खिदमत करना, बहुत ही टिपिकल हिंदू, या फिर हिंदू नहीं बोल सकते, या फिर इसको बोलो कि बहुत ही टिपिकल इंडियन वुमेन रहती है, मतलब टिपिकल हिंदुस्तानी बहू जिसको बोलते हैं ना, उस तरह की ये औरत रहती है, ठीक है। लेकिन इसका हस्बैंड जो होता है वो बहुत ही उदार विचारों का रहता है, और उसको लगता है कि इसको भी क्या करना चाहिए, मर्दों के समान होना चाहिए, और इसको भी जो है बाहर जाना चाहिए काम कर। तो इसको क्या करता है, वो प्रोत्साहित करता है क्या करने के लिए, स्वदेशी मूवमेंट में जो है जाने के लिए क्या करता है, इसको उत्साहित करता है कि तुम जाओ और भाग लो, तुम भी बाहर की दुनिया को देखो। इसीलिए जो है इसको वर्ल्ड, होम एंड द वर्ल्ड कहा गया। होम यानी कि मतलब हिंदुस्तान, और वर्ल्ड यानी कि जो पूरी दुनिया है, ठीक है, तो होम एंड द वर्ल्ड। संदीप जो है एक कैरेक्टर है, ये थर्ड मेजर कैरेक्टर है इस नोवेल का, और ये क्या है, एक लव ट्रायंगल क्रिएट करता है विमला, संदीप और निखिल के बीच में। संदीप कैसा कैरेक्टर है, ये एक गेस्ट होता है किसमें, जो कि आके रहता है निखिल और विमला के घर में आकर के रहता है, और इसके जो आइडियाज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी आइडियाज होते हैं, और इसकी स्पीच जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे स्पीच होते हैं कि जिससे जो है विमला बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाती है, और उसको जो है इससे मिलना, इससे बात करना, इसकी बातें सुनना जो है इसके ऊपर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। ये इसकी बातों से जो है क्या करती है, बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, यहाँ तक कि ये इसके चक्कर में आकर के 6,000 रुपए की चोरी भी कर लेती है अपने ही घर में, मतलब इतना ज्यादा इसकी बात से जो है वो प्रभावित हो जाती है, ठीक है। दूसरा है बड़ा रानी, जो कि ननद होती है। आप पता है नंदों का काम क्या होता है, आग लगाना। तो ये जो है क्या करती है, ये बड़ा रानी जो है ये क्या करती है, इसकी सिस्टर रहती है, बिमला की सिस्टर रहती है, और ये जो है हमेशा जो है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करती रहती है, बिमला के हस्बैंड को यानी कि अपने भाई को अपनी भाभी के खिलाफ भड़काती रहती है, और हमेशा जो इसको टॉन्ट मारती है क्या, कि तुम्हारे जो है अफेयर्स हैं किससे, संदीप से। आगे अमूल्य जो है ये बिमला का जो है एक मुंह बोला बेटा होता है, जो कि इसको मिलता है किसके, स्वदेशी मूवमेंट में इसको मिलता है। यहाँ तक कैरेक्टर वाइज सबको समझ में आ गया, कैरेक्टर समझ में आया सबको। अब देखो, अब हम इसका थीम बता रहे हैं क्या है। द होम एंड द वर्ल्ड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। तुमने जो पूछा था दीपक, तुमने पूछा था ना ये क्वेश्चन, दीपक, वेयर इज दीपक, तेजो का फ्रेंड है ना दीपक, क्या नाम है, हाँ दिनेश भाई, सॉरी 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 दिनेश, ये क्वेश्चन तुमने पूछा था ना, इसका आंसर तुमको यहाँ पे मिलेगा। देखो, द होम एंड द वर्ल्ड क्या है, एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है किस, देखो द होम एंड द वर्ल्ड जो है वो क्या है, एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। हाँ मैं बता रही हूँ ना, उसी का आंसर कर रही हूँ। देखो, द होम एंड द वर्ल्ड जो है इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, किसकी, रविन्द्रनाथ टैगोर की ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। इज रिटन इन अर्ली 20th सेंचुरी, इट फोकसेस ऑन एटलीस्ट 2 मेजर थीम्स। इसमें बहुत सारे थीम है, लेकिन इसमें 2 मेजर थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला रिलीजन एंड नेशनलिज्म। रिलीजन का थीम क्या है, कि ये जो वुमेन होती है विमला, वो कैसी होती है, वो पूरा टिपिकल हिंदू रिलीजन को फॉलो करती है, सर के आगे घूंघट रखना, पैर छूना, मर्दों से ना मिलना, तो बहुत ही ज्यादा टिपिकल जो है रिलीजन को जो है फॉलो करती है, हिंदू रिलीजन को वो फॉलो करती है, तो वो रिलीजन को सिंबलाइज करती है। दूसरा नेशनलिज्म, तुम लोगों को पता है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो नेशनलिज्म और रिलीजन का जो दो थीम है इसमें हमको देखने को मिलता है। अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द बुक, इट्स थीम इज अ शो टेंशन ऑफ द इंडियन पास्ट एंड इट्स फ्यूचर। इंडिया के पास्ट को भी दिखाता है और इंडिया के फ्यूचर को भी दिखाता है। अब तुम पूछोगे कैसे, इंडिया के पास्ट को इससे दिखाता है कि किस तरीके से जो है इंडिया में जो है औरतों का क्या स्थान है, और किस तरीके से औरतें काम करती है, उस कल्चर को, उस सिविलाइजेशन को, जो पास्ट में जो कल्चर है और वो आगे आ रहा है उसको दिखाया गया है, और फ्यूचर को भी दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आने वाले समय में जो है औरतें जो है वो मर्द के बराबर होंगी, और जो है किस तरीके से जो है वो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होंगी, और देश की तरक्की में और नेशनलिज्म में जो है मर्दों की तरह क्या करेंगे, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। तो इसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, एक तो रिलीजन का और दूसरा
नेशनलिज्म का, तीसरा जो है वो इंडिया के पास्ट का, यानी कि क्या इंडिया का पास्ट बोल रहा है, और दूसरा आने वाले कल में फ्यूचर का। उसके अलावा द टू मेन कैरेक्टर्स जो है, एक इसमें जो कैरेक्टर है निखिल है, हु इज द मोर लॉजिकल माइंडसेट एंड अगेंस्ट द वर्ल्ड। जो निखिल जो है वो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। मैंने बताया है कि वो जो इंडिया के कल्चर और सिविलाइजेशन है उसको तो पसंद करता ही करता है, साथ में जो है वो वेस्टर्न कल्चर को भी अवेल करता है। इसीलिए वो अपनी वाइफ को जो है प्रोवोक, मतलब अपनी वाइफ को जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है स्टेप लेता है और उसको बोलता है कि तुम्हें घर से बाहर भी निकलना चाहिए और जो है मूवमेंट से उसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो एक ये कैरेक्टर है निखिल को, हु इज मोर लॉजिकल माइंडसेट अगेंस्ट द वाइल्ड। और इसमें जो संदीप है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा रिजिड है। वो स्वदेशी मूवमेंट को चलाता है और वो उसको सक्सेस करना चाहता है बाय वर्च ऑफ एवरीथिंग। इसके लिए वो वायलेंस अगर क्रिएट करना हो तो वायलेंस भी क्रिएट किया जाए। वो बहुत ही ज्यादा रिजिड टाइप का कैरेक्टर होता है, ठीक है। Who focus to free India at all cost. These two characters embodies a conflict between two. इसमें जो दो कैरेक्टर है, एक जो कैरेक्टर है वो संदीप का, जो कि बिमला का हस्बैंड है, जो कि बहुत ही विनम्र और एक अच्छा आदमी है, शांति प्रिय है, जो कि पीस को लाइक करता है और इंडियन और वेस्टर्न दोनों कल्चर को पसंद करता है। और दूसरा जो कैरेक्टर है इसमें वो हमारा जो है वो निखिल के अलावा संदीप जो है वो हमारा दूसरा कैरेक्टर है, जो कि क्या करता है, स्वदेशी योजना को कामयाब करना चाहता है हर हाल में, बाई हुक और बाई क्रूक। और वो हर हाल में जो है, चाहे उसके लिए उसको वायलेंस भी करना पड़े तो चलेगा उसको, पर वो जो है उसको कामयाब करना चाहता है। तो ये टू डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। संदीप गेट्स इन्वॉल्व विद स्वदेशी मूवमेंट व्हिच वाज द इंडियन नेशनल मूवमेंट फोकस्ड ऑन द ब्रेकिंग टाइज विद द ब्रिटिश एम्पायर एंड बिकम इंडिपेंडेंट, जो कि हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए कोई भी कीमत चुकाना चाहता है। इन दिस बुक संदीप इज विलिंग टू डू एनीथिंग टू हेल्प achieve the Swadeshi goal, including the use of violence. There is another important theme in the book, the violence versus racism. तो violence को जो है वो कौन जस्टिफाई करता है? violence को जस्टिफाई करता है हमारा संदीप, और जो पीस है उसको जो है सिंबलाइज करता है हमारा निखिल। In general, Sandeep wants to keep the products from outside of India from being sold to India, whereas Nikhil does not want to force the mindset onto it. So that here we have another theme of harmony versus authoritarian. यहाँ पे जो है, जो संदीप है वो ऐसा चाहते हैं कि ठीक है, अगर कोई चीज बाहर से आ रही है तो हमको उसको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, पर हमें जो है अपनी चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन जो हमारे जो निखिल है वो ऐसा मानते हैं कि जो बाहर की चीजें अगर आ रही है तो उसको भी ठीक है हम एक्सेप्ट करना चाहिए और हमको जो है इतना वायलेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके अलग जो है, जो संदीप है वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हमें हर हाल में जो है ब्रिटिश का जो है बाइकआउट करना चाहिए, चाहे हमें इसके लिए जो है वायलेंस ही क्यों ना करना पड़े। मतलब हर हाल में जो है वो स्वदेशी योजना को जो है वो कामयाब करना चाहते हैं। तो इसमें दो तीन थीम है। पहला तो हमारा थीम है रिलीजन वर्सेस नेशनलिज्म, दूसरा जो है इंडियन पास्ट एंड फ्यूचर का थीम हमको मिलता है, तीसरा जो है पीस और वायलेंस का थीम मिलता है, और उसके अलावा जो है हार्मोनी और ऑथोरिटेरियनिज्म का जो है हमको थीम मिलता है। क्लास हमारा मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे प्लेज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर से। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो बताइए।